छोटी ये तो छोटी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई शो दिल खोलकर, एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। Our tonight's episode is a blend of both mental and physio vibes। क्या आप जानते हैं हमारी आज की जो गेस्ट है वो एक बहुत बेहतरीन होस्टेस भी हैं। जी हाँ, जेम्स टीवी के साथ ही वो एक शो करती हैं द गुड डॉक्टर के नेम से, और आज वो हमारे साथ गेस्ट बन के आई हैं। सो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम मिस फिदा मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ये बताएं आपको गेस्ट बन के कैसे मिल रहा है? पहले सवाल कर रही थी, अब मुझसे सवाल हो अब आपको पता चलेगा कि आपके गेस्ट कैसा फील करते हैं। एग्जैक्टली। चलो ये भी अच्छी बात है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सही। तो आप अभी डीपीटी के फाइनल ईयर में? एग्जैक्टली, मैं अभी फ्रॉम दिस जनवरी डीपीटी के फाइनल ईयर में हूँ। जबरदस्त। सही। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ये जानूंगी कि आपने वाई डीपीटी ही क्यों चूज किया? लाइक इतनी सारी फील्ड्स हैं, सो वाई डीपीटी? वाई डीपीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगी इस बात का, ऐसे कि यूजुअली हम वैसे भी अगर आप किसी और से भी ये सवाल पूछेंगे ना तो वो यही आपको बताएंगे कि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो फिर हमें डीपीटी में आना पड़ा, क्योंकि जब आपका एमबीबीएस पीएमडीसी क्लियर नहीं होता उसके बाद जो आप सेवरल अदर ऑप्शन जिसमें आप मेडिकल फील्ड को परस्यू कर सकते हैं ना। तो आई हैड ऑप्शन बीडीएस डीपीटी, बट इट वाज अ क्विक डिसीजन कि जिस वक्त मेरा पीएमडीसी का रिजल्ट आया उस वक्त 65% रिक्वायरमेंट थी और मेरा 60% क्लियर हो रहा था। लाइक सिर्फ 5% के मार्जिन पे मैं मेरा एमबीबीएस नहीं हो सका। That was the reason कि मैंने लोगों से सुना है, और स्पेशली उन लोगों से जो खुद डीपीटी में इनरोल, हमें थोड़ा क्यों होता है और कहलाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी डिग्री है 5 इयर्स प्रोग्राम है हमारी डिग्री का, और उसके बाद 1 ईयर ऑफ हाउस जॉब सेम एज जो एमबीबीएस करते हैं। इवन मैं आपको एक मजे का एक फैक्ट बताऊं कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट या डीपीटी डिग्री में हम लोग एमबीबीएस से ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं, हम कुछ थोड़ा बहुत एमबीबीएस से लिंक भी पढ़ते हैं जिसमें हमें सिस्टमिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम फिजिकल चीज़ें भी पढ़ रहे होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं हम लोगों के। अच्छा, उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि एमबीबीएस क्यों? मुझे लगता है इसमें दोनों तरफ का कसूर है। कुछ एमबीबीएस अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और कुछ डीपीटी है जो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, खुद इन्फीरियर समझते हैं। हालांकि जिस डिग्री में हम हैं या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डू यू नो कि बाय दिस टाइम हमारे पास पेशेंट बगैर किसी रेफरल के आ सकता है। लाइक यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टुवर्ड्स मी और एनी फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन कम डायरेक्टली टू मी कि मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ट्रीटेड। उसके बाद हम अगर चाहें और अगर वो केस हमारे डोमेन में नहीं है देन वी कैन रेफर यू टू द अदर कंसल्टेंट ना। तो दोनों तरफ का कसूर है। कुछ हमने अपनी डिग्री को और कुछ ऐसी चीज़ों ने हमें ये फील करवाया कि शायद हम इतना अच्छा नहीं कर रहे अपनी फील्ड और में। वही बात है कि अगर आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे तो कोई आपको नहीं फील करवा सकता। और इसका एक और रीज़न भी मुझे ये लगता है कि ये है कि जब आप बाय चॉइस किसी फील्ड में आते हैं ना तो आपके पास उसको डिफेंड करने के लिए ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं।
जब आप बाय चॉइस नहीं आते, आप जबरदस्ती उस फील्ड में आ जाते हैं, तो फिर आप उस फील्ड को भी वैसे ओन नहीं कर पाते। तो जिस दिन हम अपनी फील्ड को ओन करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन हम उसमें कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और हमें इन्फीरियर फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन बात कही। हम अपने बातों का सिलसिला जारी करेंगे, मगर वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो, आर्थराइटिस हो, शैटिका हो या फ्रोजन शोल्डर, जब कमर का दर्द रोज का साथी बन जाए, जब घुटने उम्र से पहले जवाब दे दें, लोग कहते हैं ये उम्र का तकाजा है। सर्जरी के बाद जब रिकवरी रुक जाए, जब छोटी सी चोट लंबे अरसे का दर्द बन जाए, तब लोग कहते हैं अब तो आदत डाल लो। लेकिन एक डॉक्टर है जो कहता है बेहतर सुबह अब भी मुमकिन है। अब जानिए इन तमाम बीमारियों का हल, पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड मूवमेंट थेरेपी, सिर्फ मेरे प्रोग्राम द गुड डॉक्टर विद रिदा मीर, ओनली ऑन जेम्स टीवी। जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो, आर्थराइटिस हो, शैटिका हो या फ्रोजन शोल्डर, जब कमर का दर्द रोज का साथी बन जाए, जब घुटने उम्र से पहले जवाब दे दें, लोग कहते हैं ये उम्र का तकाजा है। सर्जरी के बाद जब रिकवरी रुक जाए, जब छोटी सी चोट लंबे अरसे का दर्द बन जाए, तब लोग कहते हैं अब तो आदत डाल लो। लेकिन एक डॉक्टर है जो कहता है बेहतर सुबह अब भी मुमकिन है। अब जानिए इन तमाम बीमारियों का हल, पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड मूवमेंट थेरेपी, सिर्फ मेरे प्रोग्राम द गुड डॉक्टर विद रिदा मीर, ओनली ऑन जेम्स टीवी। जब हर सुबह जिस्म का एक एक हिस्सा चीखता हो, आर्थराइटिस हो, शैटिका हो या फ्रोजन शोल्डर, जब कमर का दर्द रोज का साथी बन जाए, जब घुटने उम्र से पहले जवाब दे दें, लोग कहते हैं ये उम्र का तकाजा है। सर्जरी के बाद जब रिकवरी रुक जाए, जब छोटी सी चोट लंबे अरसे का दर्द बन जाए, तब लोग कहते हैं अब तो आदत डाल लो। लेकिन एक डॉक्टर है जो कहता है बेहतर सुबह अब भी मुमकिन है। अब जानिए इन तमाम बीमारियों का हल, पेन मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड मूवमेंट थेरेपी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है।
तो क्या ये फुटसॉल वेलकम बैक टू माय शो दिल खोल कर। तो हम बात कर रहे थे मिस रिदा मीर से और ये मैं बता रही थी कि इन्होंने डीपीटी चूज़ किया। तो आइए बातों का सिलसिला जारी करते हैं। जी मिस रिदा, तो आपने जब डीपीटी चूज़ किया और माशाल्लाह आप इस फील्ड में एंटर हुई, तो आपको स्टार्टिंग में लाइक कैसा लगा, इसकी पढ़ाई कैसी लगी? बिकॉज आपका लाइक माइंडसेट एमबीबीएस की तरफ था, तो कैसा रहा स्टार्ट और क्या चैलेंजेस थे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट क्लास ना, जब मैं फर्स्ट क्लास अपनी लेने गई ओरिएंटेशन के बाद ना, तो मैं जब क्लास में एंटर हुई, हमारे पास पूरी क्लास भरी हुई थी। देयर वर मोर देन 100 स्टूडेंट्स ओवर देयर। तो जब मैंने सबको देखा तो एक मैंने जो अपनी होप थी वो लूज़ की, क्योंकि मुझे लगा था इस फील्ड में अभी तो बहुत ग्रोथ की ज़रूरत है, अभी अवेयरनेस नहीं है। और जब मैंने देखा इतने स्टूडेंट्स, तो मैंने केम बैक टू होम, मैंने आई कॉल्ड माई आंटी। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आंटी इतने बच्चे जब ये सब ग्रेजुएट होके निकलेंगे तो कौन कहाँ, लाइक ये सिंपल सी ऐसी बात है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है बट डिमांड बहुत कम है किसी चीज़ की ना। सो देन शी टोल्ड मी कि रिदा देखो, हम जब बाहर निकलते हैं तो हर आपको जगह जगह with you know my field कि एक्चुअली विद एवरी फील्ड ना, कि हर बंदे का जो रिस्क है या हर बंदे की जो अपनी ग्रोथ है वो उस पर डिपेंडेंट है। इफ़ यू आर डूइंग ग्रेट तो आपके पास पेशेंट्स भी आएंगे, आपके पास पेशेंट्स रेफर होके भी आएंगे, डायरेक्ट एक्सेस भी होगा। तो ये चैलेंज मुझे स्टार्टिंग में लगा कि मैं उन 100 बच्चों में खुद को डिफरेंशिएट कैसे करूँ। लाइक यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ताकि आप से आपको होप भी है कि अच्छा 100 बच्चे हैं तो ये दिस इज अ ग्रोइंग फील्ड एग्जैक्टली। उसके बाद चैलेंजेस अदर देन दैट अपनी फील्ड में, इवन माय फैमिली सेड मी कि डीपीटी, क्योंकि नॉट जस्ट लाइंग डाउन माय फील्ड बट फिजियोथेरेपिस्ट को लोग मालिशिया बोलते हैं, मालिश करने वाले बोलते हैं, ये कुछ ऐसे नाम है जो हमें कानों में सुनाई देते हैं। ट्रुथ, बट मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यू गाइस आर ट्रूली हेल्थ केयर हीरोज, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों में भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम सोचते हैं किसको कॉल करें, फिर ग्रुप्स पे पोस्ट लगाते हैं कि किसको आप, हु इज द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छी बात मुझे इस फील्ड में एंटर होके लगी वो ये लगी कि वी ट्राई टू क्योर द पर्सन विदाउट एनी मेडिसिन। हमारी कोशिश होती है और हमारा रोल भी यही होता है कि हम ये जो हमारे हाथ है ना, ये हमारी स्किल है, तो हम इन्हीं से जो है वो पेशेंट को बैक टू द नॉर्मल लाइफ लेकर आए। हमारी फील्ड में रिहैबिलिटेशन का एक वर्ड बहुत ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं और लोग सुनते भी होंगे। तो रिहैबिलिटेशन की अपनी डेफिनेशन यही है कि हम पेशेंट को बैक टू द नॉर्मल लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो किसी भी ट्रॉमा की वजह से बेड रिडन हो जाते हैं या उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो हम उनकी एरियल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ पे काम कर रहे होते हैं। तो फील्ड में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा हुआ मैंने ये फील्ड चूज़ की और मैं इस फील्ड को बहुत ज़्यादा ओन करती हूँ कि मुझे इसमें काम करना है और जहाँ जहाँ लैकिंग्स है उन लैकिंग्स को मैंने पूरा करना है। लाइक आई हैव टू फिल दोज गैप्स। बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट मेंटल हेल्थ चैलेंजेस डू यू थिंक इस फील्ड में हैं और आपने उनको किस तरह ओवरकम किया? अगर आपने कोई फेस किया एंटर होके या अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट बात करूं, नॉट डीपीटी, अगर बिकॉज़ आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आई एग्जैक्टली, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो बिल्कुल एक डिबेट, हम वो अलग ग्रेजुएशन की बात करते हैं ना। तो प्री ग्रेजुएशन में एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है आपको, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कभी कभी आपको टीचर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही होती। और जब आपके जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना, उसमें आपके ऊपर, उसके बाद तो आप जब फर्स्ट ईयर जब आप फ्लो में आ जाते हैं, लेकिन जो वो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं ना, वो आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि आप एक कॉलेज लाइफ से जहाँ पे आपको हर चीज़ स्पून फीडिंग हो रही होती है, सॉर्ट ऑफ आप स्पून फीडिंग से चले जाते हैं, बिल्कुल लेवल में भी तो डिफरेंस होता है ना, डेफिनेटली। तो उसमें एक ये चैलेंज ज़रूर होता है कि आपने एक बिल्कुल नए माहौल में, स्पेशली बिल्कुल नए लोगों में आपने 5 साल गुजारने होते हैं। वो एक एकेडमिक स्ट्रेस के साथ साथ फिर ये कि ये बात तो हम सुनते ही हैं, ये बात तो सबने एक्सपीरियंस दी कि यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल काम और ये सुना है कि यूनिवर्सिटी के दोस्त स्नेक्स होते हैं, ये मैंने बहुत सुना है। लेकिन आई गॉट गुड फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। आई आल्सो गॉट गुड फ्रेंड्स, बट आफ्टर सेकंड और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में जब हम आए तो सबके अलग अलग ग्रुप्स थे, अब वो ग्रुप्स नहीं है, अब सबको अपने बेस्ट फ्रेंड्स मिल गए मे बी, या वो दोस्त। आई एम लकी इनफ, आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स नाउ विद मी,
बट स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास कोई बात करने को नहीं होता। उसके अलावा कंपटीशन वाली एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रही होती है कि आपने इतने सारे बच्चे हैं, या कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे पढ़ने में अच्छे भी होते हैं, और आप अगर हार्ड वर्किंग होते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, चीज़ों को याद करने में, तो मेडिकल में हमारे पास वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रट्टाफिकेशन पे चल रही होती हैं। उस सिस्टम को तो हम नहीं चेंज कर सकते डेफिनेटली, तो उसमें खुद को एडजस्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जब सारे चैलेंजेस थे जिनको आप फेस कर रही थी, तो इसमें फिर आप क्या कोई थेरेपी क्या करती थी? मतलब कुछ लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं, मेरे जैसे लोग पेंटिंग कर लेते हैं, तो आप क्या करती हैं? देख, मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा ना अपनी नेचर के हिसाब से अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है। तो मैं क्या करती थी कि मूवी देखने चली जाया करती थी फैमिली के साथ, या फैमिली टाइम स्पेंड कर लिया, या किसी स्कूल की दोस्त को कॉल करके 1 घंटा रोना रो लिया या बचपन की अच्छी अच्छी बातें कर ली कि वो भी दिन वो थे और भी ये भी दिन है। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी स्कूलिंग जहाँ से की 13 इयर्स मैंने एक ही जगह से पढ़ा, फ्रॉम प्ले ग्रुप टू मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद जब मैंने कॉलेज स्विच किया ना, जब मैं एक्सेलेंस से मैंने अपना फर्स्ट ईयर इंटर किया है, तो ऑन द सेकेंड डे आई जस्ट केम बैक टू आई वाज क्राइंग, और आई डिड नॉट हैव एनी रीज़न कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो आई टेक्स्टेड वन ऑफ माई टीचर, उनका सर मैं कैसे, मुझे से तो हो ही नहीं रहा, मैं नए लोगों में नई चीज़ों में। उन्होंने मुझे समझाया, बेटे ज़िंदगी के फेजेस हैं, और आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल खुद को, के बिल्कुल, क्योंकि 13 साल एक ही सिस्टम में रहना और फिर एक सडन स्विच होना, तो वो एक चैलेंज टाइम, इट टेक्स टाइम। तो थोड़े दिन लगे एडजस्ट होने में, फिर वहाँ पे भी अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे टीचर्स मिल गए। मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, किसी भी लाइफ में इफ़ यू हैव गुड टीचर्स ना, तो फिर आपकी लाइफ सेट। जो आपको टीचर्स अच्छा गाइड कर देते हैं, अच्छा समझा, एंड आई एम लकी इनफ टू हैव गुड टीचर्स अराउंड मी। आई रियली ओन दिस थिंग कि मैं इसमें बहुत लकी रही, मुझे टीचर्स अच्छे मिले। कहते हैं ना, पेरेंट्स तो आपकी तरबियत में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट उसके बाद आपके टीचर्स हैं जो बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं। बिल्कुल, तो माशाल्लाह, गुड टू नो। और आप भी, आई थिंक, आई एम श्योर आपके टीचर्स भी यही सोचते होंगे आपके लिए कि वो भी लकी हैं, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स जो अब तक अपने टीचर्स को याद करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ये भी आजकल बहुत बड़ी बात है। सो माशाल्लाह, गुड। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि डीपीटी वाली इस पर्टिकुलर फील्ड में नेटवर्किंग और अच्छी पीआर बनाने की क्या इम्पोर्टेंस है, और आप इस चीज़ में किस हद तक काम कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पीआर होना, पर्सनल रिलेशंस आपके किसी के साथ, अपनी फील्ड के लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको आगे करियर में भी हेल्प करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि आगे जाके मैंने अपना प्रोफेशन डेफिनेटली क्लिनिकल साइड पे या किसी भी एकेडमिक साइड पे परस्यू तो करना ही है ना, तो उसमें जो चीज़ काम आती है वो कनेक्शंस, बिकॉज यू वांट पीपल टू नो यू इन एडवांस, ताकि वो जब ढूंढ रहे हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, तो वो ग्रुप पे पोस्ट नहीं लगाएं कि हु इज द बेस्ट, उनको पता हो रिदा है ना, उसको बुलाएंगे। एग्जैक्टली, एक ये रीज़न भी है। और उसके अलावा इस वाली एज पे, जिस वक्त आप अंडर ग्रेजुएशन होते हैं, इस वक्त आप अपनी पीआर से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप डिफरेंट, जब हम अपनी फील्ड में केस स्टडी कर रहे होते हैं, पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस पे होते हैं हम लोग अपनी क्लिनिकल साइड पे, तो हम किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। अगर हमें किसी एक टीचर की बात नहीं समझ आ रही, तो हम किसी और से पूछ सकते हैं कि सर ये केस था, इसको इस पे हम किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो ये पीआर होना एट दिस टाइम, और स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे लोग, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हम लोगों के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पर्सनल रिलेशंस लोगों के साथ अच्छे होने, आपकी पीआर अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग आपको जाने। आपने यहाँ पे सोशल मीडिया की बात की, तो इससे मैं लिंक करूँगी आप ही के शो को, जो जिसका नाम है द गुड डॉक्टर। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपने सोचा कि आप एक शो करें लाइक पीआर के हिसाब से। इसके एक दो रीजंस थे, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये प्राइमरी रीज़न नहीं था। प्राइमरी रीज़न ये था कि जब मैं भी लास्ट अक्टूबर लाहौर गई थी फॉर अटेंडिंग द 3 days कॉन्फ्रेंस जो रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे पास ऑर्गेनाइज करवाती है। तो मैंने वेंट देयर, तो मैंने देखा हमारे पास हैदराबाद में अवेयरनेस की बहुत कमी। सबसे जो लैकिंग मुझे अब तक अपनी फील्ड में नज़र आती है वो ये आती है कि पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम में हमने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना। उन्हें ये पता है कि अगर मेरे नाक में कोई मसला है, या मेरे गले में मसला है, कान में मसला, तो मुझे ENT की डॉक्टर के पास जाना है।
लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर कोई मस्कुलर पेन है, कोई पोस्चरल पेन है, तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। तो ये एक लैकिंग मैंने फील की वहाँ जाने के बाद, क्योंकि डेफिनेटली वो हमसे बड़ा शहर है, लोग वहाँ के अवेयर्ड हैं। ये चीज़ मैंने फील की, जिसके बाद वापस आने के बाद मैंने ये प्लान किया था कि मुझे पॉडकास्ट जो है वो अपनी स्टार्ट करनी है, ताकि मैं अवेयरनेस सेशंस लोगों को दे सकूँ। और अपने प्रोग्राम में मैं नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट, मैं और कंसल्टेंट्स को भी हमने इनवाइट किया। हर फील्ड में, हर डोमेन में जहाँ हमारा काम है, हमने उस पर बात की है। हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे भी बात की है, हमने हार्ट डे पे भी बात की है, हार्ट के साथ आपका कार्डियक रिहैब आपकी जो हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए। तो इंटरलिंक हमारी फील्ड की सबसे मज़े की बात ये, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। हम आईपीडी भी, हम इनसाइड इन पेशेंट्स भी काम कर सकते हैं और आउट पेशेंट्स भी काम कर सकते हैं। तो ये हमारी फील्ड का एक बहुत अच्छा स्पार्क है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कहीं भी काम कर सकते हैं। नहीं, इंशाल्लाह आप बहुत बहुत आगे जाएंगी और आप में पोटेंशियल भी है। काफ़ी लोग ग्रेजुएशन के बाद बस हिम्मत हार देते हैं, थोड़ी सी ट्राई करने के बाद, फिर आपको देख के ही पता चल रहा है कि नहीं, आप वो नहीं, आप उनमें से नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी प्लान करनी चाहिए, और जिस चीज़ का जो वक्त है ना, अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं, तो मैंने 3rd ईयर तक कोई इंटर्नशिप नहीं की, क्योंकि 3rd ईयर तक आपके पास पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, आपको फिजियो पता होनी चाहिए, उस फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप चीज़ें पूरी तरीके से जब तक लर्न नहीं करेंगे उन चीज़ों को एब्जॉर्ब। अब मैं ये देखती हूँ कि फर्स्ट ईयर के ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, तो लैकिंग्स हर जगह पर हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ जो लोग सिखा रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, कुछ वहाँ पे भी लैकिंग्स हैं। बट जिस चीज़ का जो वक्त हो, आप जब उस वक्त पे वो चीज़ करते हैं ना, तो उसका एक चार्म भी होता है, लगती है, हाँ। और वो आपको आगे ग्रो करने में भी हेल्प करती है। मैंने 4th ईयर से, अपनी लास्ट ईयर से मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की। फिर उस 1 साल में मैं कराची भी गई, मैं लाहौर भी गई, मैंने हैदराबाद में भी हर जगह का एक्सपोजर लिया। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा हेल्प करी। अब जो मेरी PR बन रही है, अब वो मुझे करियर में, अब वो मुझे अगले 1 साल बाद हेल्प करेगी डेफिनेटली, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आप पॉडकास्ट भी कर रही हैं और आप कॉन्फ्रेंसेस में भी जाती रहती हैं, इंटर्नशिप भी, इस दौरान आपकी पढ़ाई भी चल रही है एंड ऑब्वियसली आपकी फैमिली लाइफ भी है, तो आप ये सब कैसे मैनेज कर रही हैं माशाल्लाह से? और एक चीज़ आप रह गई, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो एक मुझे ये लगता है कि मैं मेंटली इसलिए इतनी खुश हूँ या सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आई बिलीव सो कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, बिल्कुल, वो आपको एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल, एग्जैक्टली। आप, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू अर्न इन लैक्स, नो, दैट्स नॉट थोड़े से हो, लेकिन अपने हो तो वो बस सेटिस्फैक्शन होती है, थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन आपकी ना, दिली तसल्ली होती है एक्चुअली। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। मैं आप इसके जो इंटर्नशिप कर रही हैं, आपकी नहीं, नॉट पेड इंटर्नशिप हमारे पास पाकिस्तान में जो कल्चर है वो अनपेड इंटर्नशिप्स का है, वो नहीं। मैं अपनी फील्ड से बहुत हटकर काम, लाइक फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तो मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, दैट वाज माय सोर्स ऑफ अर्निंग। मैं डेफिनेटली छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे पास, ये भी आपने 8th क्लास से थॉट टाइम माइंड में, हमारे ज़हन में तो 8th क्लास में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत शुरू से लगती थी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होनी चाहिए, मुझे मांगना ना पड़े, कोई भी चीज़, बहुत अच्छी सोच है। तो उसके बाद डेफिनेटली फिर रूटीन्स की वजह से ट्यूशंस नहीं मैनेज हो पाते, घर लेट आना, सारी चीज़ें। देन फिर मैंने एक नई चीज़ की थी, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की थी। सोशल मीडिया तो हम सब यूज़ करते हैं, तो आपके पास बस थोड़ा सा वो होना चाहिए कि आप क्या काम कर सकते हैं। किसी के पास वक्त नहीं है और आपके पास अगर थोड़ा सा वक्त है और अपना वक्त देके अर्न कर सकते हैं, स्क्रोलिंग को एक बेटर वे में यूज करो, क्योंकि हम वैसे रील्स में भी घंटों लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो मैं अपना टाइम वो इस तरीके से यूटिलाइज कर लेती हूँ कि मैं सोशल मीडिया के पेजेस मैनेज कर लेती हूँ, जिससे आपकी मेरी थोड़ी, हालांकि ये मेरी फील्ड से बिल्कुल इररेलेवेंट है, बिल्कुल इररेलेवेंट है, बट डेफिनेटली अभी तो इस फील्ड में ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मैं अर्निंग कर सकूँ, तो कुछ हटके ही सही, बट एटलीस्ट एक फाइनेंशियल, बीइंग अ गर्ल बहुत इम्पोर्टेंट है। आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा, इस सब के बावजूद मैं वापस अपने सवाल पे आती हूँ कि आप कैसे हाँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो DPT के स्पेशली या जो भी मेडिकल फील्ड के जो देख रहे हैं, उनको भी टिप्स मिले कि आप ये सब काम कर सकते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा मैनेज कर सकते हैं। सो हाउ? मुझे लगता है अगर आपके गोल्स क्लियर हो ना, और टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरी थोड़ी सी अच्छी है तो मैं कह रही थी नहीं आपकी अच्छी है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि सोशल लाइफ मैनेज करना, उसके बाद फैमिली लाइफ मैनेज करना, फिर एकेडमिक, क्योंकि अगर आप
फ्रॉम द डे फिर अच्छा पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर एक कंपटीशन स्ट्रेस भी होता है कि आपने ना बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, आपने ग्रेड्स भी वैसे ही लेने हैं, तो समहाउ कभी टफ हो भी जाता है, बट ठीक है। आई एक्चुअली एंजॉय दिस। हम इसकी एक टिप ये है कि आप जो भी कर रहे हैं ना उसको एंजॉय करें, दिल से आप करें, पढ़ा दिल से करें। आपके शो का नाम भी दिल खोल दिल कर खोल कर, जैसे अभी आप दिल से बात कर रही हैं, आइए तो दिल से। नाइस। तो दिल से जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, अपनी विल से कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसको एंजॉय करते हैं, फिर आप उसको स्ट्रेस आउट नहीं कर रहे होते। तो मैं तो अपनी पढ़ाई भी एंजॉय करती हूँ, मैं अपना घूमना भी एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी इंटर्नशिप भी एंजॉय कर रही होती हूँ। नाइस। अच्छा, where do you see yourself in the next 5 years? Next 5 years, very tough and very nice question. क्योंकि वही वाली बात कि आपने ज़रूर कुछ प्लान किया होगा, और तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी ये एम्बिशियस नेचर देख के और भी लोग सुनेंगे तो थोड़ा एक उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। ऐसे कुछ और चीज़ें, मे बी आप भी जब 5 साल बाद ये शो देखें तो आप सोचें कि अच्छा मैं यहाँ तक आई, बिकॉज आई एम श्योर आप जो बताएंगे आप उससे आगे ही जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। एंड 5 इयर्स में देखिए, अभी तो मेरे गोल्स तो मेरे क्लियर हैं कि मुझे कुछ फील्ड में तो कुछ डेफिनेटली कुछ करना है, बट यहाँ पर ये चीज़ है कि अभी मेरा प्लान मास्टर्स करने का भी है, अब्रॉड जाने का भी है, बट पहली प्रायोरिटी ये है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वर्क इन द क्लिनिकल साइड। और एक गोल जो मेरा बहुत स्टार्टिंग से था, मुझे ये लगता है कि आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, समटाइम्स गो विद द फ्लो, जैसे चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा एक गोल ये है कि मैं यहाँ रहूँ, पाकिस्तान में रहूँ या ना रहूँ, डेफिनेटली कोशिश ये होगी कि मास्टर में, बट हमारे स्पेशली हैदराबाद में जिस चीज़ की कमी है मैं उस लैकिंग को फिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिजियोथेरेपी को एक्सेसिबल बनाऊंगी और इकोनॉमिकल बनाऊंगी, क्योंकि फिजियो का जो एक मेन प्रॉब्लम है ना, वो हमारे पास ये है कि जो आपके पास लोअर क्लास है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। हालांकि आपके पास सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके पास ही है, बिल्कुल। बट डेफिनेटली वो कहते हैं हम बस टैबलेट खा लेंगे, एग्जैक्टली। हम जब फिजियोथेरेपी कैंप्स लगाते हैं तो हमारा उसमें फोकस ये होता है कि हम फिजिकली पेशेंट को ट्रीट करें, लेकिन पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि ना कोई गोली दे दें, कोई दवाई दे दें, मैं खाऊं तो बस मुझे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इशू ना। क्योंकि अगर आप अभी इस वक्त हैदराबाद में देखें ना, तो मिनिमम भी अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट चार्ज करता है ना, तो वो 45 मिनट के सेशन के 1000 रुपीज़ चार्ज करें। ओके, तो डेफिनेटली एक व्हिच इज वर्थ इट, बिकॉज उनका बहुत गेन हो रहा है, बट ये चीज ऑब्वियसली एग्जैक्टली हमारे लिए तो वर्थ इट है, क्योंकि हम 45 मिनट पे एक ही पेशेंट को दें। हाँ, और इतनी मेहनत भी, क्योंकि हमारा सारा काम, मैंने कहा ना, हमारे हाथ कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ मेरे माइंड में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ही, मुझे फिजियोथेरेपी को इकोनॉमिकल बनाना है, फील्ड को खराब भी नहीं करना डेफिनेटली, बट फील्ड को लोगों तक इतना एक्सेसिबल बनाना है कि पेशेंट आते हुए ये ना सोचे कि मैं तो इतने सेशंस नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास वेरी करता है पेशेंट्स की कंडीशन पे ना। किसी पेशेंट को 4 सेशंस में भी आराम आ सकता है, किसी को मे बी 4 महीने भी हमें उस पेशेंट पे काम, एंड इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर टू कि वो कितनी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास पेशेंट वैसे भी जब आते हैं तो वो क्रोनिक स्टेज में, जब उनका मसला बिल्कुल बिगड़ चुका हो, ये और इतनी अब एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि ये भी एक मेरा गोल है कि जिसकी वजह से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की थी कि अवेयरनेस, पेशेंट को पता हो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शैटिका का पेशेंट है, शैटिका इज अ प्योरली केस ट्रीटेड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट, बट हमारे पास पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक्स उनको इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं और पेन रिलीवर्स देते हैं, एनसेट्स देते हैं, और पेशेंट वो खाता रहता है। 4 महीने भी खाएगा वो पेशेंट, 10 महीने भी खाएंगे, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं आ रहा। हालांकि अगर आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाएं, तो अगर आपका केस क्रोनिसिटी की तरफ नहीं गया तो 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट है आपका शैटिका, वी कैन ट्रीट अस इन 1 वीक। तो ये चीज़ अवेयरनेस देनी है, व्हेन टू कम टू द फिजियोथेरेपिस्ट। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपकी बात कि आप पेशेंट्स को अवेयरनेस जितनी ज़्यादा देंगे तो इससे ये भी होगा जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में जा रहे हैं उनको ये नहीं होगा कि इस फील्ड का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बिकॉज ये लगता इसीलिए है बिकॉज पेशेंट्स को ही नहीं पता कि हमें इस डॉक्टर के पास जाना है। तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा सप्लाई हो रही है इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली। और इससे हमारे पास अभी जो हमारे पास लैकिंग है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भी है। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेन अभी प्रॉब्लम ही यहाँ आ रही है
कि हमारे पास जॉब ऑफर्स कम है, हालांकि रोल हमारा आईसीयू में भी है, हमारा पल्मो रिहैब में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कार्डियक रिहैब में यहाँ नहीं कर रहे, कहीं और सिटीज़ में नहीं करे, बट अगर आप बड़े शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इस फील्ड में काम हो रहा है। तो भी हैदराबाद में या कहीं, क्योंकि वही मेरी वाली बात अगेन आई वुड रिपीट कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो जब हम अपनी जगह निकाल लेंगे ना, और हम मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली यू विल अप्रोच टू मी। तो ये हमारा भी काम है बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट कि हम अपनी वैल्यू बताएं, सबको अवेयर करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, होम आपकी वैल्यू बाकी तो हर जगह पे है, बट होम विजिट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप इस चीज़ में भी जाएंगे आगे, आपको अगर होम विजिट्स के लिए बुलाया जाएगा? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं हमारे वो पास, वो आ नहीं सकते। एग्जैक्टली। या कुछ ओल्ड पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रैक्चर्स के बाद पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब जिनकी चल रही होती है, तो वो हमारे पास नहीं आ सकते। तो डेफिनेटली बीइंग अ गर्ल, वैसे तो ये थोड़ा एक हमारी सोसाइटी लेवल पे ये होता है कि, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई फीमेल पेशेंट हो, और आप ज़रूरी नहीं होता, देखिए जब आपके अगेन यहाँ आपकी पीआर काम होती है, इफ़ यू कैन नॉट वर्क समवेयर, तो आई नो एनी अदर फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन सेंड, आई कैन सेंड हिम और हर कि आप जाके इस पेशेंट को देख लें। तो यहाँ पे आपकी पीआर काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ आप काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप किसी के काम का वसीला बन जाए। बिल्कुल, ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जाते जाते अपने सारे गेस्ट को कहती हूँ कि हमारी यूथ के लिए एक पीस ऑफ एडवाइस दे दें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद अभी यूथ में हूँ, मैं खुद अभी आपने जो अब तक सीखा है, तो मे भी जो आपसे भी छोटे हैं, जो यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं, जो कॉलेज में हैं, उन सब के लिए। और कभी कभी छोटे कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो बड़ों के भी काम आता है, बड़ों के, तो क्या पता आप कुछ ऐसा कह दें कि काफ़ी और के भी काम आ जाए। अब बीइंग अ गर्ल ही एक, अब यूथ की गर्ल्स को एडवाइस दूंगी एक्चुअली कि एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो होना बहुत ज़रूरी है। आप भले थोड़ा सा कुछ काम करें, बट काम करें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखें, रादर देन कि हम ये सोचेंगे हमारी जिम्मेदारी कोई प्रिंस आके उठाएगा। सही बात है। एक ये पीस ऑफ एडवाइस, और जो काम जो वक्त करने का है उसी वक्त पे उसको करें, जल्दी ना भागे और ना बहुत स्लो रहें, क्योंकि जो हमारे पास आजकल का दौर है वो बहुत फास्ट है। तो आपको उस पेस के साथ भी चलना है, डेफिनेटली आपको उसको भी बीट करना है, लेकिन आपने अपना आप भी उस सारे प्रोसेस में लूज नहीं करना। बिल्कुल। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, योर हैप्पीनेस। इफ समथिंग इज ट्रिगरिंग यू, तो जस्ट लेफ्ट इट। बिल्कुल सही बात है, इसको छोड़ दें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल। जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी, टेक स्मॉल स्टेप्स टुडे फॉर अ स्ट्रॉन्गर टुमारो। तो प्लीज़ जो आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं ना, वो आपके माइंड और आपके गोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।